से ग्रो करता हूँ ना, ये बेयर में अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये बेयर मिनिमम है, तो वो बनेगा 71,79,727 रुपीज। यानी कि इस वक्त में दुनिया में ज्यादातर लोगों को टैक्स देते हुए कोई खुशी फील नहीं होती है, और वो तकलीफ हमारे जैसे मुल्कों में और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे सही जगह पे लग नहीं रहे। खैर, मैं अभी गवर्नमेंट बैशिंग के ऊपर बात नहीं करूंगा, आज हमारा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट जब खुद टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करना चाहती है तो लोग उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। भले आप सैलरीड प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो जो वापस जाके पाकिस्तान में काम करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मैं बहुत सारे पैसे बचा सकता हूँ। इस स्कीम का देर से पता चलना, उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है, आप जरा वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो आप होंगे, मैं आपको फिर बताता हूँ। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली मैंने जब 2009 के अंदर पाकिस्तान छोड़ा था, उससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए थे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 2006 के अंदर आई थिंक। उसके अंदर एक बंदा मुझे मिला था, उसने मुझे म्यूचुअल फंड बेचा। सही किया उसने बेचकर मुझको, लेकिन उसको सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी। उसने मुझे वो चीज़ें नहीं बताई जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और आप मेक श्योर करें कि अपने HR से और अपने जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उनसे बात करें इस बारे में, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मेरा कितना नुकसान हुआ है इस वजह से। मैं टोटल अगर आपको कंजर्वेटिवली बताऊँ तो मेरा 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जस्ट मुझे ये नॉलेज नहीं थी, अदरवाइज ये मुझे नॉलेज होती तो मैं आराम से इस वक्त 70 लाख रुपए का मालिक होता। उन 70 लाख रुपए का मालिक जो मैंने ऐसा कोई बहुत मेजर मेहनत से नहीं कमाए होते, लेकिन अब वो कंपाउंडिंग की वजह से इतने बन चुके होते। मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या कैलकुलेशन है। जब 2006-7 के अंदर मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया पहली दफ़ा, उस बंदे ने मुझे सेल करते वक्त मुझे इन चीज़ों का नहीं बताया, और उसके बाद अपेरेंटली बहुत सारे इंसिडेंट हुए पाकिस्तान के अंदर, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई तो मुझे नुकसान हो रहा था। मुझे तकरीबन मैंने अच्छे खासे पैसे उसमें इन्वेस्ट किए थे, और मैं कर भी सकता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगे हुए थे जो कि नुकसान कर रही थी उस टाइम पर। लेकिन एनीवेज मैं कर सकता था, और मार्केट नीचे चली गई थी, हाल बुरा हो गया था। तकरीबन मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी आई थिंक कोई 50,000 रुपये का नुकसान भी हुआ था उसके अंदर। मैंने इवेंचुअली वो पैसे, जब मैं दुबई आ रहा था तो मैंने वो पैसे विड्रॉ कर लिए थे। मैंने कहा था कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अच्छा, अब बात शुरू होती है जो 70 लाख रुपए का नुकसान वो कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि बेसिकली आपको शायद पता हो, मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी लेके जाऊंगा। उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का एक टैक्स एफिशिएंट, म्यूचुअल फंड्स बहुत टैक्स एफिशिएंट होते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप ये सोचें कि आप अपनी इनकम का काफ़ी मेजर पोर्शन अगर आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स के अंदर, पेंशन फंड्स के अंदर मिला के इन्वेस्ट करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको एक चीज़ डिस्क्लोज करता हूँ कि मेरी ऑलमोस्ट इनकम उस वक्त, कोई मेरी सैलरी थी 2 लाख रुपए। अच्छा, ये ऑफ कोर्स मैं काम कर रहा था 2006 से लेकर 2009 तक पाकिस्तान में, 2005 से लेकर 2009 तक मैंने काम किया है। उसके अंदर एज आई सेड इन अर्लियर वीडियोस एज वेल कि बहुत अच्छी पे राइज हुई थी उस ज़माने में। टेलीकॉम बहुत अच्छा चल रहा था तो मेरी सैलरीज भी उसी तरह से बढ़ रही थी। अब तो 11 साल की बात होगी तो बताना कोई इतना मसला नहीं है ऑन कैमरा भी। तो मेरी जो लिविंग सैलरी थी वो 2 लाख रुपए थी, जो तकरीबन कोई 2 साल से कंसिस्टेंट थी, तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान। पिछले 2 साल तक मैंने लेता रहा था जब मैं छोड़ रहा था जॉब 2009 के अंदर। अब आप ये सोचें कि मेरी ज़रूरियात उस वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैंने कोई बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ नहीं गुजारा था, तो मैं अच्छा खासा सेव भी कर सकता था। ये म्यूचुअल फंड मेरे साथ अगर होते ना, मुझे उस वक्त पता होता तो मैं उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करता। होता ये कि बेसिकली जो म्यूचुअल फंड हैं ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी म्यूचुअल फंड प्लस पेंशन फंड दोनों इक्वल चल रहे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड अगर आपको ऑप्शन देते हैं कि 20% आपको टैक्स के अंदर, आपको जो आपका इनकम टैक्स है वो आपका बचाएंगे। ये कैसे बचाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा पेंशन फंड भी आप ले लें, उसी अमाउंट का ले लें ऑलमोस्ट, तो आपको तकरीबन वो भी उतने ही पैसे बचा के देंगे टैक्स के अंदर। तो फर्ज करें आपका टैक्स, फर्ज करें लेट से आपका 1 लाख रुपए टैक्स साल का जाता है, जो कि आपका कोई भी इनकम ब्रैकेट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनकम ब्रैकेट। आप हो सकता है 1 लाख रुपए दे रहे हो सकता है 2 लाख दे रहे हो सकता है 3 लाख दे रहे हो सकता है 5 लाख दे रहे हो, जो भी आप टैक्स दे रहे हैं 1 साल के अंदर, वो आपका अगर आप मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पर चले जाएं तो आपका 40% बच सकता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो आपके 40,000 रुपये बच जाएंगे। वो टैक्स के पैसे आप बचाकर अगेन म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते थे। प्लस आप जो सेविंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और पेंशन फंड के अंदर वो अलग है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो फर्ज करें मेरी एवरेज सैलरी फर्ज करें कि 2 लाख रुपए रहती है 2008 के अंदर और 2009 के अंदर जब मैं वापस आता हूं दुबई। तो उन 2 सालों के अंदर अगर मैं अपनी सैलरी इतनी सेव करता कि तकरीबन कोई 40% मैं सैलरी सेव करता, यानी कि 2 लाख रुपए का 40% लगे तो 80,000 रुपये मैं सेव कर रहा होता उस टाइम पर, और वो मैं पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड के अंदर डालता। तो वो पैसे मैं डालकर एट मैक्स जितना मैं मैक्सिमम टैक्स ब्रेक ले सकता था वो मैं ले लेता।
तो अब मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। अब आप आ जाएं ज़रा वेबसाइट के ऊपर, मीज़ान की वेबसाइट के ऊपर। मैं मीज़ान बैंक को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनका टैक्स कैलकुलेटर मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर है, बहुत आसान सा कैलकुलेटर। मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं सैलरीड क्लास था, ठीक है, मैं सैलरीड था। मैंने अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम जो रखी, लेट से वो 2 लाख रुपए महीने की थी, तो 24 लाख हो गई साल की, राइट। तो मैंने ये 24 लाख रुपए क्रॉस एनुअल इनकम रख दी। अब मैं इसके अंदर, अब आपको मैं बताऊं, इसके अंदर मैक्सिमम आपको बेनिफिट लेने के लिए ऑलमोस्ट कोई 40% सेव करना है, और ये आपको लाजमी करना पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। अब मैं इसमें देखूं तो वॉलंटरी जो पेंशन स्कीम है VPS, इसके अंदर फर्स्ट करें मैं 20% डालता हूँ, और जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर 20% डालता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप ले लें 40 लाख का 20%, तो वो बनता है 4,80,000 रुपये, और सेम आप डाल दें म्यूचुअल फंड के अंदर भी। अब आप कैलकुलेट करें टैक्स सेविंग। जो टैक्स सेविंग आपकी होगी वो बनेगी 72,000। ये आपकी 1 साल की टैक्स सेविंग है। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपका फर्ज करें कोई 13, 14, 15% जो भी आपका स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स कट रहा है 24 लाख के ऊपर। मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या स्लैब है, लेकिन इन्होंने क्योंकि कैलकुलेटर डाला हुआ है तो इनको पता होगा कि बैक एंड के ऊपर कितना इनकम टैक्स लगाना है इसके ऊपर। लेकिन इन्होंने इस कैलकुलेशन के हिसाब से बता दिया है कि आपका जो भी टैक्स बन रहा था उसमें से 72,000 आपको वापस मिल जाएगा। अब फर्ज करें आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है, उसके ऊपर आपकी जो टैक्स कट रहा है वो तकरीबन कोई फर्ज करें लेट से 10% पे लेंगे तो आप 20,000 रुपये कट रहा है, या 13% पे लेंगे तो 26,000 रुपये कट रहा है, समथिंग लाइक दैट। जो आपकी एनुअल टैक्स सेविंग है वो 72,000 है, जो कि मंथली बनती है 6,000। यानी कि आपका जो टैक्स कट रहा था, फर्ज करें 20,000 रुपये कट रहा था, तो अब वो 20,000 नहीं कटेगा, वो 12,000 रुपये कटेगा। सही है ना। आपको दोनों में इन्वेस्ट करना है। अपनी तकरीबन 40% सैलरी 20% म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट करनी है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको 6,000 रुपये महीने के टैक्स बचत होगी टैक्स की। ये मैं 2 लाख रुपए बता रहा हूँ, और ये मैं अपना केस बता रहा हूँ 2008-2009 का। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि मुझे तकरीबन कोई 71 लाख का नुकसान हुआ। वो कैसे हुआ? बेसिकली नुकसान ये तो बन रहा है 72,000 महीने का, और 72,000 सेविंग बन रही है आपकी लेट से 1 साल की, और मैं 2 साल की बात करूं 2008-2009 की, सेकेंड ईयर की करूं तो तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब ये इसमें सेविंग हो जाएगी आपकी। तो ये जो तकरीबन 1.5 लाख है, यानी कि 1,44,000 के करीब जो बन रहा है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि 70 लाख रुपए मेरा नुकसान हुआ है इसके अंदर, ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो वो ऐसे बन रहा है कि 144 तो आपका बन गया सिंपल आपने जो सेविंग की टैक्स से, तो वो आप री इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड के अंदर। अब जो आपने इटसेल्फ सेविंग की हुई थी म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के अंदर, वो तकरीबन आपकी 20 लाख रुपए पहुंच गई है, वो 19,20,000 रुपए पहुंच गई है। जो कि अगर आप देखें ना, 4,80,000 रुपए आपने पहले साल इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, 4,80,000 रुपए आपने मैंने इन्वेस्ट किया पेंशन फंड के अंदर। इसी तरह सेकंड ईयर भी मैंने यही किया। तो 2 दफ़ा मैंने जब इस तरह से किया तो अपनी 40% सैलरी जब मैंने इन्वेस्ट की म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के अंदर, तो ये अराउंड मेरे बन गए 19,20,000 रुपये। 19,20,000 रुपये और 144 जो मैंने वैसे ही सेव हुए थे, इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो तकरीबन 20,64,000 रुपये बनते हैं। तो ये अब मेरे पास, जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था 2009 के अंदर, तो मेरे पास ये वैल्यू म्यूचुअल फंड के अंदर होनी चाहिए थी। अच्छा, इसी बात में मैं बताऊं, मैंने एक न्यूज़लेटर में भी जिक्र किया था कि मेरा जो एक दोस्त था, उसके फादर ने अपने एंड लाइफ के अंदर जब रिटायर हो रहे थे वो, तो उन्होंने गलती कर दी थी म्यूचुअल फंड में डाल के पैसे, और उसके बाद से वो अभी तक नुकसान में है। तो ये चीज़ें टाइम चाहती हैं। अगर आप यंग हैं तो आपके पास बेहतरीन टाइम है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने का। इस तरह की और डिफरेंट किस्म की स्टोरीज मैं अपने न्यूज़लेटर में लिखता हूँ। वीकली न्यूज़लेटर है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब मैजिक आता है कंपाउंडिंग का। अगर मैं उन पैसों को वहीं छोड़ देता तो बेयर मिनिमम अगेन मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, ये इससे बहुत ज़्यादा बन सकते थे पैसे। मैं तो 12% एनुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी कम है। इससे ये तो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के अंदर शायद मिल जाता। मैं बात कर रहा हूँ 12% की ग्रोथ हुई है, लेट से 20% की या 17% की, इस वैल्यू के अराउंड ग्रोथ हुई है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। स्टॉक मार्केट को तो हटा ही देना, स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिविडेंड्स मिलते हैं प्योर स्टॉक्स के अंदर, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल म्यूचुअल फंड इस लेवल पे ग्रो हुआ था। तो अगर मैं, क्योंकि अच्छा, अब मुझसे कोई बोले कि भाई वो पैसे तो आपने जो इन्वेस्ट किए वो आपको ज़रूरत होती ना, आपने कहीं और खर्च किए होते, तो ऐसी बात नहीं थी। मैं बेवकूफ़ था, मैंने वो पैसे खर्च ही नहीं करने थे, वो मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे, मैं या फिर किसी उल्टी सीधी प्रॉपर्टी में लगा दिए थे मैंने। तो वो पैसे मैं खर्च कर सकता था, वो मैं इन्वेस्ट कर सकता था अगर मुझे कोई सही गाइड करता उस टाइम पर। तो एनीवेज, अब मैं अगर उसको 12% से ग्रो करता हूँ ना, ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये बेयर मिनिमम है, तो वो बनेगा 71,79,727 रुपीज़। यानी कि इस वक्त मैं ऑलमोस्ट 70-80 लाख रुपए का मालिक होता अगर मैंने वो
डिसीजन ले लिया होता, मुझे उस बेवकूफ़ सेल्समैन ने जो म्यूचुअल फंड सेल किया था उस वक्त सिर्फ इतना बता देता कि सर आप ये भी कर लें, मैं खुशी खुशी कर लेता, मुझे कोई मसला थोड़ी था। मुझे कोई बताता तो उसने मुझे तो पता ही नहीं था। 2 साल तक 2006 में मेरे ख्याल से मैंने लिए थे, 2 साल तक मैंने वैसे ही रखे, फिर स्टॉक मार्केट नीचे चली गई, 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, मैंने वैसे ही छोड़ दिए वो। मुझे क्या पता था कि यार उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, और ये तो मैं सिर्फ 2 साल का बता रहा हूँ, अगर पिछले 2 साल और ले लें तो उसमें और बेनिफिट होता, और उस पैसों का जो पिछले मैंने विड्रॉ कर लिए वो विड्रॉ नहीं करा था तो वो कहीं से कहीं पहुँच जाते। तो कंपाउंडिंग आप देखें कि कहाँ से कहाँ चीज़ों को पहुँचाती है। सिर्फ और सिर्फ 2 साल के आपकी सैलरी के 40% का जो मैंने सेविंग की होती 10 साल पहले, वो आज मुझको 70 लाख रुपए दे रही होती, बल्कि इससे ज़्यादा ही दे रही होती। तो बेसिकली इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बनाता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि और लोगों का भी ये नुकसान हो। तो मुझे बताएं आपको कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि 2017 से लेकर आज तक जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो स्पेसिफिकली लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको नुकसान हो रहा होगा, अभी भी नुकसान हो रहा होगा, बहुत सारे फंड्स अभी भी नुकसान में। लेकिन अगर आप जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, इसी तरह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे होते तो फिर भी आपको इतना नुकसान नहीं होता। ठीक है, डॉलर में शायद आपको अभी इतना फ़ायदा भी नहीं होता, लेकिन रुपी टर्म के अंदर आपको फ़ायदा हो चुका होता अब तक। लेकिन जो लोग अपने सारे के सारे पैसे एक दफ़ा में लगा देते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनको ऐसा, इसीलिए मैं कहता हूँ SIP पे जाएँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके पास जितने पैसे भी आ रहे हैं उसको हर महीने डालते रहें, वो इवेंचुअली ग्रो करेंगे। आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएं, आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करें। वंस आपने स्टॉक मार्केट को और म्यूचुअल फंड को स्टडी कर लिया तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भी जाएं, आपको डेफिनेटली उसके अंदर ग्रोथ मिलेगी और फायदा होगा। मेरा जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था, आप इस वीडियो को जरूर जाके देखें। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी तकरीबन कोई 2 मेजर मिस्टेक, फाइनेंशियल मिस्टेक्स की थी, वो मैंने इस वीडियो में लिखी है। लेकिन इस वीडियो को बनाते वक्त मैं ये सोच रहा था कि यार उसमें 3 मिस्टेक्स होनी चाहिए। ये मिस्टेक जो मैंने इस वीडियो में बताई ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। कैसी लगी वीडियो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।